लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। जरा आप लोग साउंड देख रहे हैं, अगर साउंड में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि साउंड आ रहा है नहीं आ रहा। तो अक्सर साउंड का इशू आता है, कि बाकी तो कोई इशू आता नहीं है। लेट्स सी द क्लास ऑफ द डे कि हाउ वी कैन स्टार्ट द क्लास। द सिंपल इशू विच वी आई वांट टू एड्रेस। अब हम जो क्वेश्चन पेपर सीरीज शुरू कर रहे हैं कि प्रीलिम्स के सवाल कैसे आते हैं। हमने पार्लियामेंट आपको पढ़ाया हुआ है, पार्लियामेंट पढ़ाने में कोई बड़ा इशू नहीं है, वो पूरा पढ़ा हुआ है। अब देखिए पार्लियामेंट के सवाल को कैसे आपके सामने लाया जाता है जो आपसे सही नहीं होता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट का सवाल किस तरह से आपके सामने आता है जो आपसे सही नहीं होता है। आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? चलिए, हाँ चलिए, आवाज आ रही है। अब देखिए पार्लियामेंट के ऊपर हम सवाल करते हैं। सवाल क्या है? क्वेश्चन ऑन द पार्लियामेंट। हमारा इशू क्या है कि पार्लियामेंट पे सवाल कैसे बनता है। चलिए, पहली बात, सबसे पहली बात क्या है? पार्लियामेंट का सेशन, पार्लियामेंट संसद का जो राष्ट्रपति आहूत करता है, मीन्स who is going to invite the session? The president. पहला क्या है? Who is going to call the session? The president is going to call the session. It is a point number 8. Point number 2. Gap is 6 months. इसका मतलब क्या हो गया? एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर सी। तो एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। अब चूंकि यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार के द्वारा की जाती है। आशय के प्रस्ताव की पहल इंग्लिश करते हैं, जस्ट लिसन। देखिए, अब पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या हुआ? तो पहला क्या हो रहा है? द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच। तो क्या है? समन्स ईच, टाइम टू टाइम, समय समय पर राष्ट्रपति संसद की सदन को बुलाता है। दूसरा, एक सदन से एक बार जो आपने सदन बुला ली, फ्रॉम 2 consecutive sessions the gap should not be more than 6 months. सी, इस आशय की प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है। अगर आप इसको एग्जैक्ट लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, while the power for summon the house is vested in the president, but in practice proposal is initiated by the government. D जो डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इंटीमेट करता है प्रपोज डेट ऑफ द कमेंसमेंट। जो आपका एक विभाग होता है, जिस विभाग को हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट, वह पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट इस बात को बताता है कि प्रपोज डेट कौन सी है। डी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट प्रपोज करता है, बताता है डेट ऑफ सेशन। आंसर आंसर। सवाल क्लियर नहीं हुआ?
इफ क्वेश्चन इज नॉट क्लियर लेट मी नो। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? मेन थिंग ये है क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। मेरे ख्याल से आवाज में कोई दिक्कत नहीं है और आपके कहते हैं बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जस्ट टेल मी फास्ट, जस्ट बी फास्ट। कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो इंटीमेट करता है प्रपोज डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ सेशन। अब देखिए प्रपोज डेट एंड ड्यूरेशन। अब ये सवाल गलत कैसे होगा? लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रॉन्ग इन योर एग्जामिनेशन हॉल। द रीजन बीइंग दिस एंड दिस, ए एंड बी आर लुकिंग कॉन्ट्राडिक्टरी। आप इसको गलत नहीं करोगे। जिस एस्पायरेंट ने ठीक से पढ़ा है वो बी को रॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि बी बहुत सिंपल है। बी वनडे एग्जाम का सवाल है, ये वनडे एग्जाम का सवाल है, ये वनडे एग्जाम का सवाल है। ये सिविल सर्विसेज में एक्सक्लूसिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आपको लगेगा कि अगर राष्ट्रपति समन करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम तो हाउ द इनिशिएशन इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप इस दो में कंफ्यूज हो जाए। वो सवाल बनाएं क्या करेंगे? अब देखिए इसमें क्या किया है, ए सी डी, अब ए सी डी कर दिया, अब ए बी कर दिया, अब इन्होंने क्या किया, सी डी गैप कर दिया है। तो आप सी डी मिला था, डी मिला था। अब पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट प्रपोज करता है। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग। अब मैं इस सीरीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट ए कॉम्प्लेक्सिटी इन द क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कैसे हो रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप सवाल को समझने की कोशिश करें कि सवाल यह मुश्किल किस तरह से हो रहा है। बाकी कुछ समझने की कोशिश भी नहीं करें, मैं भी आंसर बात करता हूं। सवाल क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? राइट फास्ट ऑन द चैट, राइट फास्ट। सवाल क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर सवाल क्लियर हो गया देन वी स्टार्ट इन टुवर्ड्स आंसर। अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम इसको आंसर करते हैं। चलिए एक और ऐड करते हैं। अब देखिए, अब आप डी और ई में कंफ्यूजन समझने की कोशिश करिए। जस्ट सी द कंफ्यूजन इन डी एंड ई। अब डी क्या है? डी और ई में कंफ्यूज समझने की कोशिश करिए। डी क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इंटीमेट्स द प्रपोजल डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। और जब यह हो जाता है तो सेक्रेटरी जनरल इशू समन्स टू मेंबर्स इंडिविजुअली, to members। सीट क्लियर हुआ? अब क्या है, ये सब सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। तो क्या है? ऑल इज राइट। किसको क्लियर नहीं हुआ? इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई कैन ट्राई टू क्लियरफाई इट। सिंपल सा इशू है। आई एम अगेन रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी। प्रेसिडेंट फ्रॉम, अब मैं इंग्लिश कर देता हूं, हिंदी वालों का हो गया है। द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट this, okay, done। second जो गैप है वह गैप कितना होगा? मैक्सिमम 6 months का होगा। थर्ड, the power to the summon the house is vested in the president। in practice proposal initiated by the government। yes, got it? Next, the Department of Parliamentary Affairs। जो डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वह इंटीमेट करता है, क्या करता है?
प्रपोज्ड डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द, जो सेक्रेटरी जनरल होता है वह इशू करता है समन्स इंडिविजुअल मेंबर को। तो अगर हम इस पूरे प्रावधान को समझने की कोशिश करें तो पूरा प्रावधान क्या कहता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। जब यह प्रपोजल इनिशिएट किया गया, तो जब प्रपोजल इनिशिएट होता है उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल होता है राज्यसभा और लोकसभा को, तो क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इंटीमेट करता है किसको करता है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा लोकसभा। लेट्स एक्सप्लेन दिस वन एक्सप्लेनिंग दिस। ये सवाल पक्का गलत हो जाएगा अगर आप इस तरह नहीं पढ़ोगे। एक्सप्लेनिंग दिस, लेट्स कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस। Listen for the 2 minutes only on this. Just listen to 2 minutes. You just put your eye on the D and listen to me very carefully. The Department of Parliamentary Affairs. The Department of Parliamentary Affairs intimates the proposed date of commencement and the duration of the session. जो हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है वह डेट को प्रपोज करता है और ड्यूरेशन को प्रपोज करता है, और किसको बताता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। और जब वह प्रपोजल एग्री किया जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, जब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा इस बात से एग्री कर जाते हैं, तब ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट समन हाउस, जब ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट है वह प्राप्त होता है और दोनों हाउसेस के सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। इट इज द कंप्लीट क्रोनोलॉजी हाउ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड। नाउ टेल मी हु हैज द प्रॉब्लम? एनीवन हैज द प्रॉब्लम? टेल मी। इट्स फाइन। संसद के सत्र के बारे में क्या सत्य है? What is the truth with respect to the summons? जो संसद का सत्र है, जो समन्स, जो सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके बारे में क्या सत्य है? ए, 3 सत्र आयोजित होते हैं। There is the 3 sessions. ये सब पढ़ाई हुई चीज है, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। बजट अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन, 3 अधिवेशन होते हैं। राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के मामले में में 2 बजट अधिवेशन हैं। सी, राज्यसभा के मामले में और लोकसभा के मामले में 2 बजट अधिवेशन है। लोकसभा के मामले में 1
आंसर हो। अब फर्स्ट क्या है, नॉर्मली देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर, देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर, गॉट इट, पॉइंट नंबर 1 जो क्वेश्चन होना है। सेकंड इन केस ऑफ राज्यसभा द बजट सेशन इज स्प्लिट इन 2 सेशंस, बजट सेशन 2 स्प्लिट इन द 2 सेशंस, स्प्लिट into 2 sessions. बजट सेशन के मामले में स्प्लिट 2 सेशन में 2 बजट सत्र हैं, अधिवेशन ज्यादा सत्र। स्प्लिट इनटू 2 सेशन, राज्यसभा के मामले में, उस मामले में 2 बजट सत्र हैं, अधिवेशन सत्र सेशंस। लोकसभा के मामले में 1 बजट अधिवेशन, पता है? चलिए टेल मी फास्ट। पॉइंट नंबर 1, लेट मी एक्सप्लेन ऑल्सो। देयर आर 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट ईच ईयर। बजट सेशन इसका टाइम होता है फरवरी टू मार्च, फरवरी टू मई। मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर। विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विंटर इन द केस ऑफ राज्यसभा द बजट सेशन इज स्प्लिट इन द टू सेशंस। पॉइंट नंबर सी, राज्यसभा और लोकसभा के मामले में 2 बजट सत्र हैं। पॉइंट नंबर डी, लोकसभा में के मामले में 1 बजट अधिवेशन है। टेल मी आंसर फास्ट। स्वाति गुप्ता ए बी डी, ओके। और बताइए जल्दी फास्ट। मार्गदर्शन वालों ने इसको कितनी बार पढ़ा है, अभी आंसर नहीं कर पा रहे हैं आप? टेल मी फास्ट। टाइम क्यों लग रहा है इतना? देखिए तथ्य क्या है, जो देखिए ये सारा सवाल इससे कंट्रोल हो रहा है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई खास बात है। अब यह जो है, यह तीनों एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखिए सवाल गलत कैसे हो रहा है, सवाल गलत कैसे हो रहा है, यह तीनों एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब आपको अगर इस सवाल सही कैसे होगा, हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी करेक्टेड, इफ यू नो द सेशंस इन राज्यसभा विथ रिस्पेक्ट टू बजट। अगर आपको यह पता है तभी आप इस सवाल को सही कर पाएंगे। अगर आपको यह पता नहीं है तो आप सत्र है, अधिवेशन रॉन्ग लिख दिया है, जल्दी में सेशन। अगर आपको यह नहीं पता है तो यह सवाल गलत हो जाएगा। अब होता क्या है कि एक तो पहला बड़ा सामान्य सा है कि 3 बजट सत्र है, लेकिन जो आपका जो BCD है यह आपको 3-4 चीजें प्रस्तुत कर रहा है। पहली बात क्या है, राज्यसभा के मामले में जो बजट अधिवेशन है वो 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया है। तो ये सत्र नहीं हुआ, इसको 2 अधिवेशन में। अब राज्यसभा के मामले में, बजट सत्र को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया। यहीं से सवाल आ रहा है, क्या हिंदी इंग्लिश चक्कर में कई बार मिस्टेक हो जाती है।
राज्यसभा के मामले में इसको 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया है। तो राज्यसभा के मामले में बजट सत्र को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, इन 2 अधिवेशनों के बीच 3-4 सप्ताह का अवकाश होता है। अब 2 अधिवेशनों के बीच में में 3-4 सप्ताह का अवकाश होता है बिटवीन द 2, अभी इंग्लिश में लेता हूं, सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के 4 अधिवेशन हो जाते हैं। अगर आप देखिए, अगर आप इसको देखें तो इसमें राज्यसभा के 4 अधिवेशन होते हैं। अब एक सवाल यहां से भी आ गया। नाउ वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम हियर आल्सो, कि कितने अधिवेशन होते हैं। It is for the English medium boys and girls. Normally, there are 3 sessions of parliament each year: budget session, monsoon session, winter session. But in case of the Rajya Sabha, budget session is split into 2 sessions with a 3 to 4 weeks recess in between, so that it has 4 sessions in a year. अब now you see what is a recess. लिखो, कोई लिखो, मैंने recess पढ़ाया हुआ है। What is recess? What is recess? क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ। अब यहां से सवाल फिर आ गया कि आपका जो बजट सत्र है वह 3-4 सप्ताह के गैप के बीच में 2 भागों में बढ़ जाता है। इसलिए जहां लोकसभा का 3 अधिवेशन हुआ, राज्यसभा का 4 अधिवेशन हुआ, जो 3-4 हफ्तों का गैप है, इसको बोलते हैं रिसेस। व्हाट इज रिसेस? जल्दी लिखो। रिसेस सबने पढ़ा हुआ है और कई बार पढ़ा हुआ है। बताओ रिसेस क्या होता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज रिसेस? फास्ट बोलो, व्हाट इज रिसेस? किसी को कोई स्ट्राइक कर रहा है कि रिसेस क्या होता है? बताओ, लिखो, जल्दी लिखो। राइट डाउन रिसेस। राइट डाउन रिसेस ऑन द चैट। थोड़ा से आप लोग आंसर करो। एक सत्र से दूसरा सत्र, एक सत्र दूसरा सत्र, ये जो पीरियड है ये इट इज रिसेस। वन सेशन to another session. इसके बीच का जो ये समय है, ये टाइम, इट इज रिसेस। क्लियर? यस 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 यस। किसको क्लियर नहीं हुआ? Who is having problem? किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? Anyone has a problem? Tell me. बड़ा आसान सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शब्द सुना है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एंड स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एंड स्पीकर, बताइए क्या फर्क है दोनों में?
प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर में क्या क्या फर्क है बताइए मेरे को आप। जब लोकसभा गठित होती है तो एक जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसका चुनाव कराया जाता है। When the Lok Sabha is being constituted, then a person is being chosen for that purpose. तो जब भी लोकसभा गठित होती है एक वरिष्ठ व्यक्ति, वन सीनियर पर्सन, वह किसका होता है? नई लोकसभा का, न्यू पार्लियामेंट का एक व्यक्ति चूज किया जाता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति नई लोकसभा से चुना जाता है और वह क्या करता है? वह सदन की अध्यक्षता करता है। वह क्या करता है? सदन की अध्यक्षता। क्यों करता है? ही प्रिसाइड ओवर द पार्लियामेंट। वह क्यों करता है? नए सदस्य शपथ ले सके, न्यू मेंबर्स कैन टेक ओथ, ले सके और अपना नया अध्यक्ष चुन सके। आप ऐसे ही अगर ABCD करके लिख दो, अगर मेंस में आ गया, तो मैं प्री पढ़ा रहा हूं वहां काम आ जाएगा। देखिए जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, जब नई लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो नई लोकसभा चुनी जाने के बाद when the new Lok Sabha summoned to meet for the first time after a general election, the president appoints a member. अब here जो नया होता है व्यक्ति, ये जो एक नया व्यक्ति होता है, ये वरिष्ठ व्यक्ति, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। कोई चुनाव नहीं होता है। पहली बात क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मींस नो इलेक्शन, कोई चुनाव नहीं होता है। अब एक सवाल क्या हो गया कि प्रोटेम स्पीकर, अब सवाल बनाइए इससे। एक सवाल क्या हो गया कि प्रोटेम स्पीकर कैसे बनाया जाता है? ए, बाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा, बी, बाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा राज्यसभा, सी, प्रेसिडेंट अपॉइंट, डी, the old speaker works as pro tem speaker। चलिए एक सवाल और बन गया आपका। वन मोर क्वेश्चन, सी वन मोर क्वेश्चन कि जो आपका जो नई लोकसभा बनी, उस नई लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कैसे बना? ए, बाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा ने उसका इलेक्शन किया। बी, बाई इलेक्शन ऑफ लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर चुनाव किया। सी, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। डी, ओल्ड स्पीकर जो होता है वह प्रोटेम स्पीकर की तरह कार्य करता है। तो आपके पास क्या हो गया? सवाल क्या हो गए? चुनाव का। अब इससे एक निष्कर्ष और आ रहा है, जो पुराना स्पीकर है, जो पुरानी लोकसभा का स्पीकर है, जो ओल्ड लोकसभा स्पीकर, वह तब तक स्पीकर बना रहता है जब तक प्रोटेम स्पीकर नहीं आता है।
तो लोकसभा डिसॉल्व होने के बावजूद भी लोकसभा का स्पीकर बना रहता है। तो जब प्रोटेम स्पीकर आता है तब ओल्ड लोकसभा का स्पीकर खत्म हो जाता है। क्यों? प्रोटेम स्पीकर ने कार्यभार संभाला, नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और नया स्पीकर आ गया। जब नया स्पीकर आ जाता है तब प्रोटेम स्पीकर अपने काम को वापस चला जाता है। क्लियर हो नहीं हुआ? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हो रहा है? कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हो रहा है? राष्ट्रपति अभिभाषण, देखिए ये सब सवाल क्या है, आसानी सही नहीं होंगे। राष्ट्रपति अभिभाषण, प्रेसिडेंट का जो एक एड्रेस होता है, जब सिस्टम क्या है, जब नए आपके सदस्य निर्वाचित होते हैं तो उनको शपथ लेना होता है और शपथ लेने के बाद अध्यक्ष चुना जाता है और अध्यक्ष के चुने जाने के पश्चात जो राष्ट्रपति है वह संसद भवन के हॉल में एक साथ दोनों सदन जब लोकसभा चुनी जाती है, आफ्टर द लोकसभा जब राष्ट्रपति एड्रेस करता है तो राष्ट्रपति एड्रेस करता है दोनों सदनों को राष्ट्रपति एड्रेस करता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों करता है, सिर्फ लोकसभा को नहीं करता है, वह लोकसभा राज्यसभा दोनों को करता है। तो सेंट्रल हॉल में व्हेन आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, जब न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट मिलता है, समन करता है फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल हॉल में, और उसमें जब इकट्ठा होता है तो दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करता है। यह जो अभिभाषण है वह 2 बार होता है। एक फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, सेकेंड when लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ऑडिट जो हमारा राष्ट्रपति का अभिभाषण है, यह अभिभाषण 2 बार होता है। पहली बार होता है जब पहली बार सेशन मिलता है हर साल पहली बार, तो क्या हो गया? बजट सेशन। अब सवाल क्या हो गया? राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ए बजट सेशन, बी विंटर सेशन, सी रेनी सेशन, डी ए बी सी डी, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? विंटर सो होता मानसून, बजट सेशन, विंटर सेशन, मानसून सेशन। अब इसी को और कर देते हैं, चलिए डी, इसी को हम और चेंज करते हैं, इसी सवाल को हम और चेंज करते हैं। ये आपका सवाल हो गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? ए बी सी डी, बी सी डी सी सी डी बी डी ई सी। अब ये सवाल वैलिड क्यों है?
कि पहले राष्ट्रपति अभिभाषण हर सत्र के पहले करता था, ये पहले परंपरा थी। बाद में परंपरा चेंज हो गई है और राष्ट्रपति सिर्फ करता है किस पे? बजट सेशन पे, बजट सेशन पे और इस पे। इट्स क्लियर? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह अभिभाषण किस तरह होता है ये समझने की आवश्यकता है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ, आप लोग पिछला लेक्चर खोलिएगा, मैंने सेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। देयर इज नो नीड टू रिपीट ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन। मैं सिर्फ उसको सवालों के फॉर्मेट में बना देता हूं ताकि आपको सवालों को समझने में सुविधा प्राप्त हो जाए। यस यस डी। चलिए आगे चलते हैं। अब जो राष्ट्रपति का भाषण है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? यह महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि इसमें जो कार्यक्रम है, नीतियां हैं सरकार की, वह बताई जाती है और इस कार्यक्रम में जो विवरण होता है उस विवरण को कह सकते हो ये सरकार की आने वाली नीतियां होती हैं। अब जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है उसके बाद जो प्रतियां, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होता है? What is after? What is after president address? धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? दो चीज महत्वपूर्ण है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? दो चीज महत्वपूर्ण। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है उस अभिभाषण के आफ्टर हाफ एन आवर दोनों सदन अपने अपने चैम्बर में मिलते हैं जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण जो प्रतियां हैं वह सदन के महासचिव के द्वारा दी जाती है। तो प्रेसिडेंट जो एड्रेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाफ एन आवर आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ हाउसेस मीट इन द रिस्पेक्टिव चैम्बर्स where the copies of the president address are laid on the table of house by the secretary general और उस पर एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्रत्येक सदन में किसी एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित और दूसरे सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव पर एक चर्चा होती है और अभिभाषण जो होता है उस पर चर्चा बहुत ज़्यादा व्यापक होती है और प्रशासन के हर बिंदु पर ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन the issue has been highlighted और धन्यवाद प्रस्ताव में जो संशोधन होते हैं उन मामलों पर चर्चा होती है। वो कौन से मामले होते हैं जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख न हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर चर्चा हो सकती है। आप इसको ध्यान रखिए, इसी को आपके प्रीलिम में इंसर्ट कर देंगे जिसका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख न हो, which are not specifically mentioned in the address, even matters which are not specifically mentioned in the address may be covered through the amendments to the motion of thanks। इसको कहते हैं motion of thanks बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। और चर्चा के दौरान सीमा केवल यही है। व्हाट, अभी सवाल क्या बनाइए, लिखिए सवाल लिखिए। व्हाट इज द लिमिटेशंस ड्यूरिंग मोशन ऑफ थैंक्स? धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा के दौरान सीमा क्या है? सीमा केवल यही है कि सदस्य ऐसे मामले का उल्लेख नहीं कर सकते जिनके लिए भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी न हो और वाद विवाद के दौरान राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता। यू नोट डाउन दिस लाइन। सवाल यहीं से बनाएंगे। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ द डिस्कशन एट द टाइम ऑफ द राष्ट्रपति अभिभाषण, हिंदी में इंग्लिश में प्रेसिडेंट एड्रेस। तो व्हाट इज लिमिटेशन? द ओनली लिमिटेशंस, आप नोट डाउन दिस,
because you are not able to get it easily. The only limitations during the discussion, the only limitations during the discussion are, what is this? Now underline. Members cannot refer to matters which are not the direct responsibility of the government of India, and the name of the president cannot be brought in during the debate. तो क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इसे याद करिएगा. Got it? These two are very important part. देखिए अब आप क्या देखिए, दो चीज देखिए. What can be discussed and what cannot be. किस पर विचार किया जा सकता है, किस पर विमर्श किया जा सकता है और किस पर विमर्श नहीं किया जा सकता. ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप समझने की कोशिश करें, आपका सवाल गलत नहीं होगा. उसके बाद क्या होता है, अभिभाषण में जो कुछ भी कहा जाता है और जो नीति की बात होती है उसके लिए सरकार उत्तरदायी होती है, ना कि राष्ट्रपति. उत्तरदायी कौन होगा? जो भी अभिभाषण में कहा गया है उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? अभिभाषण में जो भी कहा गया है उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? आप लोग अगर ठीक से पेपर देखिए, आता ऐसा ही है. बन गया सवाल. सी द क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए. अब जो क्या है आंसर? बी. Yes, yes. Answer is B. ये सारे आसान सवाल नहीं है, ये कठिन सवाल क्यों हैं? क्योंकि ये आसानी से इसके बारे में प्राप्त नहीं होता है. अब जब चर्चा खत्म हो गई तो चर्चा के खत्म हो जाने के पश्चात जो वाद विवाद होता है उसमें जो उत्तर है वो सामान्यतः प्रधानमंत्री देता है और प्रधानमंत्री के उत्तर जब आंसर हो जाएगा उसके बाद जो संशोधन है उसको लोग देखते हैं, निपटाते हैं और धन्यवाद का जो प्रस्ताव है सदन के मतदान पे रखा जाता है और प्रस्ताव पास हो जाने पर उसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा एक पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति को दी जाती है. अगर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार के विपक्ष में मत चला जाए इसका मतलब क्या हो गया? सरकार गिर गई, सरकार तब काम नहीं करेगी. अब आप लोग एक चीज खुद पढ़िएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव. इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें बड़ा इशू नहीं है. आई हैव ऑलरेडी टॉट इन डिटेल. आप लोग सेम यूट्यूब लेक्चर खोल के आप पढ़ लीजिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस तरह होता है.
एक सवाल, एक इशू जरूर याद रखिएगा कि अध्यक्ष सदन भंग हो जाने के पश्चात भी, एक सवाल और लिखिए, लिखिए 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 सवाल लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। टिल व्हाट टाइम स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस, लिखो, टिल व्हाट टाइम स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। व्हाट इज द आंसर? Until immediately before the first meeting of the house. What is the answer? Until immediately before the first meeting of the house. इसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष सदन के भंग हो जाने के पश्चात, सदन के भंग हो जाने के पश्चात। अभी मैंने बताया, जो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरे के बाद, के पश्चात, बाद में अच्छा शब्द नहीं, के पश्चात। जब उसके पश्चात प्रथम बैठक, अब याद रखिए प्रथम बैठक, चुनाव संबंध नहीं है, प्रथम बैठक क्या है? राष्ट्रपति का प्रथम बैठक, जो फर्स्ट मीटिंग होती है, भाषण के पहले वाली होती है, इस फर्स्ट मीटिंग तक यह अध्यक्ष बना रहेगा और उसी में प्रोटेम स्पीकर आ जाएगा। तो जैसे ही प्रोटेम स्पीकर आते हैं, वैसे ही अध्यक्ष जो पिछले वाले सरकार के थे, पिछले वाले लोकसभा के थे, उनका कार्य खत्म हो गया। क्लियर नहीं हुआ? बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यार बोलते जाओ, कुछ हफ्ते में संतोष हो, कितनी मेहनत की है, कुछ समझ में आ रहा आपको? बताइए, कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा हो? अब एक सवाल और है कि लोकसभा की जो कार्यवाही है, उस लोकसभा की कार्यवाही के बारे में नियम कानून कौन बनाता है? जो लोकसभा की रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, आप लोग बेरेट खोलिए, यू ओपन द, जो सवाल मैं बना रहा हूं सारे सवाल आने लायक है, आ जावे कमावे अलग बात है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, खोलिए बेरेट, ओपन बेरेट। उस बेयर एक्ट में पहला शब्द है ईच, पहले आपको ईच पढ़िए, मिल गया? ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट may make rules for regulating subject to provision of this constitution and conduct of the business. The rules of procedure and conduct of business क्या हो गया? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउस अपना अलग अलग बनाएंगे। तो लोकसभा राज्यसभा को नहीं कंट्रोल कर सकता और राज्यसभा लोकसभा को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो दोनों हाउस हैं अपने अपने प्रोसीजर खुद बनाएंगे। क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ बताओ? अब आप उसका पढ़िए, सब सेक्शन 3, प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल। तो जो राष्ट्रपति है वह इस बात का विमर्श करेगा, किससे करेगा? जो राज्यसभा के सभापति हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और उनसे विमर्श करके मे मेक रूल्स एज टू द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू द ज्वाइंट सिटिंग। अब देखिए, अब ज्वाइंट, देखिए ये हो गया लोकसभा राज्यसभा का। अब आओ तो ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का रूल कैसे बनेगा? ये ज्वाइंट सिटिंग शायद मैंने ठीक बताएगा, ज्वाइंट सिटिंग का नियम कैसे बनेगा? अब देखिए इसमें क्या है, देखिए आप, हमको पता क्या है, ज्वाइंट सिटिंग में जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है
ज्वाइंट सिटिंग में जो लोकसभा स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है। लेकिन जो रूल बनता है वो कैसे बनता है? सवाल क्या है? रूल, हाउ द रूल ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज बीइंग मेड। कैसे ज्वाइंट सिटिंग का नियम बनेगा? अब इसका आंसर कहां से आ रहा है? सब सेक्शन 3 से आ रहा है। फिर से पढ़िए, केयरफुली रीड अगेन। The President, after consultation with Chairman of the Council of State and Speaker of the House of People, may make rules as to proceed with respect to, अब यहाँ अंडरलाइन करिए, joint sitting of and communication between the two houses। अब joint sitting and communication आपके जो एग्जाम में दोनों डाल देंगे वो, joint sitting and communication। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर हो गया? आप फिर पढ़िए, आपको अब क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति, चेयरमैन जो राज्यसभा का सभापति है और लोकसभा का अध्यक्ष है, दोनों से डिस्कशन करने के बाद रूल बनाएगा, नियम बनाएगा। किस बात का? ज्वाइंट सिटिंग के संबंध में, एक संयुक्त बैठक के संबंध में और दोनों हाउसेस के बीच वार्तालाप या कम्युनिकेशन के संबंध में। अब क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? दोनों हाउसेस के जो एक समवेत सम्मेलन हो रहा है, उस समवेत सम्मेलन के बारे में और दोनों हाउसेस के बीच किस तरह का कम्युनिकेशन हो, इसके बारे में राष्ट्रपति नियम बनाएगा। कैसे बनाएगा? लोकसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से कंसल्ट करके। अगर इसी सेक्शन का 4th पॉइंट पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा कि जो स्पीकर लोकसभा का होता है वह ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है। अब देखिए, इनको मिला के सवाल बनाइए आप लोग। मैं ही सवाल नहीं बना रहा हूं, आप भी सवाल बनाने की कोशिश करिए। क्लियर नहीं हुआ है? और अब आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या करेगी? जो नियम कानून बन रहा है उसमें जुडिशरी का रोल क्या होगा? जुडिशरी का रोल क्या होगा? जो नियम कानून हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जुडिशरी का रोल क्या होगा? तो संसद की जो कोई कार्रवाई है, उसकी जो विधि मान्यता की प्रक्रिया है, मैं फिर कह रहा हूं, संसद की किसी कार्रवाई की जो विधि मान्यता की प्रक्रिया है, उसके अंदर अगर कोई अनियमितता हो रही है, उस अनियमितता को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। प्रोसीजर can't be challenged in court। ये सबसे सिंपल वे है, इसको आप याद करो, इसको आप याद करो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। ये बड़े आसानी से यह याद हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा होता मैं इसको क्लियर कर देता हूं। बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, इंग्लिश वाले भी सुन लें, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द इशू ऑफ एलिज्ड इरेगुलरिटीज। गॉट इट? अगर आपको इसको चाहिए आप आर्टिकल 122 खोलो, आर्टिकल 122। जो बात मैंने कही है वही आर्टिकल 122 में है। कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, नॉट टू इंक्वायर इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। Done? Done or not done?
बताइए, डन और नॉट डन, हुआ या नहीं हुआ? अब कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक रूल्स लिख दिए गए हैं। अगर आप देखें आर्टिकल 100, आर्टिकल आप 100 देखें, कुछ बेसिक रूल। अभी आर्टिकल 100, ओपन आर्टिकल 100, ओपन आर्टिकल 100, ओपन इट, मिल गया। सी अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 देखिए आप, वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो अगर आप संविधान को देखें तो संविधान में कुछ उपबंध लिख दिए गए हैं जो आपके कार्य संचालन की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं। अनुच्छेद 100 में यह उपबंध कर दिया गया। इफ वी सी द आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहता है, पढ़िए फर्स्ट, except where otherwise provided in the constitution, except where otherwise provided in the constitution। अगर इसको एग्जाम्पल से देखें, in the case of constitutional amendments, impeachment of the president, removal of the presiding officer, just तो 4 लिखिए आप, write down, except where otherwise provided in the constitution। क्या क्या है? अमेंडमेंट, जिसमें एक सेपरेट विधि लिखी गई है, अमेंडमेंट। आप खोलिए, आप पढ़ा अमेंडमेंट 368, अमेंडमेंट है, इम्पीचमेंट है, एक्सेप्ट वेयर इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये ऐसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर उन्होंने अलग से लिख दिया है। तो जहाँ पर संविधान में उपबंध किया गया है, तो कि जहाँ पर उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया गया है, एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल क्वेश्चन एट एनी सिटिंग ऑफ आइदर हाउस और जॉइंट सिटिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी। अब ये चारों हो गए एक्सेप्शन। अब मैं सवाल बनाता हूं, जस्ट वेट, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट दिस, अब ये सवाल प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है। जरा सोचिए, जरा इसको पढ़िए, आप 2 मिनट आप ध्यान लगा के पढ़िए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मिलेगा। जस्ट 2 मिनट्स आप ध्यान लगाइए। कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी हाउस का हो, ज्वाइंट सिटिंग का हो, वह मेजॉरिटी वोट से डिटरमाइन होगा, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड। मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटेड, क्लियर नहीं हो रहा है? और एक बात और है, अदर देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अदर देन कास्टिंग वोट, ये बात और है, अदर देन कास्टिंग वोट। अदर than casting vote।
अगर आप देखें तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको रोक दिया गया है कि आप कास्टिंग वोट के अलावा आप वोट नहीं दे सकते हो, सिर्फ कास्टिंग वोट देता है। और जितनी प्रोसीडिंग्स है आइदर हाउस shall be valid irrespective of any vacancy of any membership or any unauthorized participation in debate or voting। दूसरी बात क्या हो गई, वैकेंसी और unauthorized participation। अब now you try to see this in the whole one spectrum। See in one spectrum, see अब देखिए, अब इसका सबसे बेहतरीन आंसर कैसे निकालोगे। पहली बात क्या कही जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिसीजन होगा वह मेंबर प्रेजेंट और वोटेड के वोट के द्वारा होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास सिर्फ कास्टिंग का वोट है कि अगर दोनों मत बराबर होते हैं तो वोट देगा, नहीं तो नहीं देगा। पॉइंट नंबर 3, जो वहाँ वैकेंसीज हैं, अगर लोकसभा में राज्यसभा में कोई वैकेंसी है वह किसी भी तरह का प्रभाव उसके परिणाम पर नहीं डालेगी। पॉइंट नंबर 4, जिसके बारे में संविधान में सेपरेट प्रोविजन किए गए हैं उन सेपरेट प्रोविजंस को छोड़ के बाकी सबका फैसला इस तरह होगा। क्लियर हुआ। अब इसका मेंस का सवाल बनाइए। मेक द क्वेश्चन ऑफ मेंस ऑन दिस इशू। ट्राई टू मेक द मेंस क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट। ट्राई टू मेक द मेंस क्वेश्चन ऑन दिस एस्पेक्ट। किसको क्लियर नहीं हुआ? You want me to repeat it again? If yes, I can repeat. Don't be shy away to ask, because these are the questions may be asked in your examination. And keep repeating the easy question you should not expect in the examination hall. It should not be, it would not be. Therefore, you have to see how the tough question is going to address by you. Clear हो गया? Okay. अभी तो आप पढ़ रहे हो 6वीं 7वीं बार। जो मार्गदर्शन के एस्पायरेंट हैं मेरे ख्याल 7वीं 8वीं 10वीं में पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे इसको। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि कहा क्या जा रहा है, जो आर्टिकल 100 की हम बात है, आर्टिकल 100 में उन्होंने एक वोटिंग पैटर्न की बात कह दी है। यस, आई एम रिपीटिंग। अब अनुच्छेद 100 क्या, हिंदी में कर देते हैं, इंग्लिश में हो गया, चलिए हिंदी में कर देते हैं। जो अनुच्छेद 100 में उपबंध है, उपबंध क्या है अनुच्छेद 100 में, आप ध्यान सुनिएगा। आप लोग कुछ मत लिखिए, सिर्फ मुझको सुनिए, मुझको सुनिए और सामने का बोर्ड देखिए। मैं बोर्ड सामने से जान बुझ गया हूँ, सिर्फ सुनिए और बोर्ड देखिए। अनुच्छेद 100 क्या बोलता है, उसमें उपबंध क्या है? इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय to whatsoever written in the constitution with an exception, उसके अलावा। अब जो एक्सेप्शन क्लॉज में क्या 4 महत्वपूर्ण चीज है? संविधान संशोधन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, पीठासीन अधिकारियों और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसके अलावा जो बाकी सारे मामला या मुद्दे हैं वह प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में, आइदर वीडियो चल रहा भैया, पॉज नहीं हुआ है, आइदर या तो सदनों की संयुक्त बैठक में या, क्या वीडियो पॉज हो गया है? आई डोंट थिंक सो। क्या वीडियो पॉज हो गया है? लाइव तो है। इट्स लाइव। पॉज हो गया क्या?
हाँ ठीक है चलो। या तो संयुक्त, जो चाहे दोनों सदनों की अलग अलग बैठक हो, अलग अलग, या संयुक्त। उपस्थित और मत देने इसको पढ़िए। चलिए रीड दिस लाइन, रीड दिस लाइन। अलग अलग या संयुक्त, दोनों सदनों के अलग अलग या संयुक्त अधिवेशन में फैसला कैसे होगा? उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से। कुछ अपवादों को छोड़कर 4 अपवाद मैंने लिखे आपके, जो अमेंडमेंट है, इम्पीचमेंट है, रिमूवल है। इसमें आप 2 चीज और ऐड कर दीजिए। एक, वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा, वैकेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा लोकसभा में कोई सदस्य संख्या की कमी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए लोकसभा में 542 वैकेंसी है या 545 वैकेंसी है और लोग 530 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 530 का जो है वही काउंट होगा। दूसरी बात, जो पीठासीन अधिकारी है, वह कास्टिंग वोट देगा। पीठासीन अधिकारी मात्र कास्टिंग वोट देगा। वह अपना वोट तभी देगा जब 2 लोगों का मत जो है वह 2 पार्टियों का मत एक मुद्दे पर एक हो गया है। क्लियर नहीं हुआ? जिसने जिसने कहा था रिपीट करने को, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो 4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, 4 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, संविधान में जिन जिन चीजों के बारे में प्रावधान लिखा गया है कि इनका फैसला किस मतदान की प्रक्रिया से होगा, उसको बाहर कर दीजिए। उसमें 4 महत्वपूर्ण लिख दिया मैंने। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है, इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का है, जजेस को और चेयर को रिमूव करने का है। तो इन 4 संविधान में विहित जो एक अपवाद स्वरूप जो मतदान प्रक्रिया है उसको अलग कर देते हैं। बाकी के बारे में उपस्थित और मत देने वालों के बहुमत से फैसला होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई वैकेंसी है, कोई स्थान खाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जो आदमी चेयर पे है, जो आदमी प्रिसाइड करा पीठासीन अधिकारी है, वह मत तभी दे पाएगा जब वहां कास्टिंग वोट की आवश्यकता है। अगर दोनों पक्षों का बराबर मत पड़ रहा है तभी वह अपना वोट दे पाएगा, नहीं तो वोट नहीं दे पाएगा। क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिखो यार फास्ट फास्ट। जिसने इसे टाइप किया था सब मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लिखो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोरम क्या है? अब एक सवाल क्या था? उपस्थित और मत देने वाले। यहां से कोरम शब्द का क्या कहते हैं, सृजन होता है कि कोरम क्या है? व्हाट इज द कोरम ऑफ द हाउस? कोरम ऑफ द हाउस
कोरम ऑफ द हाउस क्या है? हिंदी में बोलते हैं गणपूर्त क्या है? कोरम का मतलब क्या है कि अध्यक्ष को लेकर पूरी सदस्य संख्या का 10वां भाग, 1/10 ऑफ टोटल नंबर, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर को कोरम कहा जाता है, जो कि सदस्य संख्या का 10वां भाग है, या 55 मेंबर। दोनों याद रखिएगा आप, एक से काम नहीं होगा। कोरम का मतलब क्या है? प्रत्येक दिन जो पूरी सदस्य संख्या है अध्यक्ष को मिला के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 55 सदस्यों से होती है। व्हाट इज द कोरम? द कोरम का मतलब क्या है? टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिटिंग ऑफ द हाउस, टू कॉन्स्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द हाउस। टू कॉन्स्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द हाउस। अब कोरम का जो आपका सवाल आएगा यही लिख देंगे, यही ऑप्शन होगा कि व्हाट इज द कोरम? टू कॉन्स्टिट्यूट द सिटिंग ऑफ द हाउस, यही कोरम को कह देंगे। हिंदी में क्या 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 बोल देंगे कि किसी सदन की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति जो क्या होती है, वह प्रत्येक जो पूरा सदन है अध्यक्ष को मिला के। अब देखिए, विथ प्रेसिडेंट, विथ चेयरमैन, विथ स्पीकर। अब सवाल क्या कर देंगे? विथ स्पीकर, विदाउट स्पीकर। देखिए इतने फाइन सवाल बनाते हैं। अब जो 55 की संख्या है, यह ए विथ स्पीकर है या बी विदाउट। कोरम क्या है? कोरम इज द विथ स्पीकर। तो जो आपका सदन की गणपूर्ति है वह 55 सदस्यों की है या 1/10 की है। इसीलिए हर दिन सुबह जो 10 बजे होता है, जो हर दिन 11 बजे होता है, हर दिन 11 बजे घंटी बजा कर देखा जाता है सदन की गणपूर्त है नहीं। और जब तक गणपूर्त नहीं होती है तब तक कार्रवाई आरंभ नहीं होती है। अगर एक भी सदस्य की कमी है तो काम शुरू नहीं होगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। इससे ज़्यादा मैं करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग इस लेक्चर को दोबारा फिर से सुने। मैंने जितना पार्लियामेंट के इशू पर समझने की कोशिश की मैं की, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यूपीएससी का सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। आप इस बात को बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस इसको आप सुनने की कोशिश करें। पिछला मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट किया, आप ओल्ड लेक्चर सुनिए, सिर्फ 10-12 लोगों ने सुना। देखिए पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एक तादाद है, चाहे शहर में 1 लाख लोग चाहे जितने हों, 55,000 लोग पेज पे हैं, 8-9 हज़ार लोग अपने चैट पे हैं, 20-30-40 से ज़्यादा लोग सिंसियर नहीं हैं, और उसके अलावा सारे लोगों का कोई पर्पस नहीं है। शौर्य शुक्ला कितनी इंटरेस्टिंग क्लास, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी, मुश्किल से 40 लोगों ने ज्वाइन किया। चलिए कुछ लोगों को पता नहीं लगा होगा, लेकिन मॉक टेस्ट के ग्रुप में जहाँ पर 90 लोग हैं, 95 लोग हैं, मैंने कई बार पोस्ट किया। एनीवे इट्स योर चॉइस। tomorrow morning इति की क्लास है, you see the class. If I have the time, so I will take class in the evening, but I am not able to promise right now. Take care. We'll see you. Iti will see you tomorrow morning as the class is due. Thank you. Take care.